बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, ये पहली स्टोरी अंदर की कहानी आई है जिस पे हम मंतक और लॉजिक के हिसाब से यकीन कर सकते हैं, और जो ग्राउंड पर भी पिछले एक चंद रोज़ में हुआ है वो भी इसे सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हमें तो इस पर 90-95 बल्कि 100% यकीन होने लगा है। अब आपका क्या ख्याल है? ये स्टोरी अब हम खिदमत में आपकी पेश कर रहे हैं बड़ी डिटेल के साथ कि 4 और 5 अक्टूबर को क्या हुआ। ख़ास तौर पर 5 अक्टूबर को कि एक तरफ मैदान में जंग जारी थी, दूसरी तरफ अडयाला जेल में मज़ाकरात की मेज़ पर एक जंग जारी थी जिसके 3 दौर हुए। बहुत सनसनीखेज़ स्टोरी है नाज़रीन कि किस तरह जो फतह है वो उसने इमरान खान के कदम चूमे हैं, लेकिन इस पे चूंकि मुकम्मल 100% इत्तफाक राय नहीं हुआ और तय ये पाया है कि दोनों फरीक रोड मैप पर अपने अपने तौर पर अमल करेंगे। बाकायदा ऐलान नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है? वही जो एतमाद का फुकदान है। खान का कहना है कि उनसे वादा खिलाफियाँ हुई हैं, इसलिए वो कोई ऐलान नहीं करेंगे। बहुत सनसनीखेज स्टोरी है, इसलिए हम आपकी खिदमत में ये पूरी डिटेल के साथ पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको नाज़रीन पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इस पर कमेंट्स भी करें कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह दी है और किस तरह जो पीटीआई को मिलिया मेट करने के मंसूबे बना रहे थे अब उन्हें खैरात बांटना पड़ रही है। कमीज़ चूंकि फटने लगी थी। मिसल मशहूर है नाज़रीन कि कमीज़ लगी फटने खैरात लगी बटने। यानी इंसान जब बिल्कुल ही बेबस हो जाता है तो फिर रियायतें देना शुरू कर देता तो फिर रियायतें देना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसी हालत में दी गई खैरात भी फिर कबूल नहीं होती। यही हाल इस हुकूमत का है। इस जो फार्म 47 वाली हुकूमत है, जब तक इसका जोर चला इसने पीटीआई को अखवानुल मुस्लिमून की तरह मिलिया मेट करने और इमरान खान को मिस्र के साबिक सदर मुर्सी की तरह जेल में ही मार डालने के मंसूबे बनाए। लेकिन जिस तरह मुट्ठी से रेत गिरती है वक़्त इसके हाथ से सिरकता रहा, और इस वक्त हालत यह है नाजरीन कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास कुल 10-12 वर्किंग डेज रह गए हैं, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद में 3 सरकारी छुट्टियां भी आ गई हैं। हुकूमत के पास भी अब आईनी तरमीम के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी बचा है, क्योंकि ये मामला हुकूमत ने खुद शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के बाद तक के लिए मौखर कर दिया है। इसलिए साफ अल्फाज में अब यह कहा जा सकता है कि दोनों हवालों से अब आप ना ही समझें। यही वजह है नाजरीन कि अब मुतबादल इंतजामात पर काम शुरू हो गया है। एक तरफ नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन तैयार हो गया है, तो दूसरी तरफ काजी फायज ईसा की पेंशन फाइल और अलविदाई तकरीब के इंतजामात भी शुरू हो गए हैं, जिस तरह हम साबका वीडियोस में आपको बता चुके हैं। इस सारी कहानी का फैसला कुन मोड़ कौन सा था, इस हवाले से नाज़रीन नए सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं, जिनका हमने आगाज में जिक्र किया कि कमीज कैसे फटी और कब फटी, और खैरात बांटने का जो हतमी फैसला है वो किस तारीख को किया गया। पिछले एक हफ्ते के दौरान जो पै दर पै हैरान कुन वाक़यात पेश आए हैं, और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने आईनी तरमीम और काजी फायज ईसा को तोसी देने के हवाले से ताउन से जो साफ इनकार किया है, इसकी वजह से ज़राए का दावा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सवेयर डिप्रेशन का एक और अटैक हुआ है, और उन्होंने कह दिया है कि वो इलाज के लिए शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के बाद अमेरिका जा रहे हैं, और उनका आइंदा क़याम अब लंदन की बजाय अमेरिका में ही होगा। और शरीफ ख़ानदान अपने असासे और बिजनेसेस बरतानिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से
अमेरिका मुंतकिल करने का प्लान बना चुका है, और जो हसन नवाज हैं और हुसैन नवाज हैं वो भी मुस्तकबिल में अमेरिका में ही सेटल होने जा रहे हैं, ऐसा कहना है जाती उमरा के जराए का, ये दावा है। नाजरीन, नवाज शरीफ की अमेरिका रवानगी के हवाले से 19 अक्टूबर की तारीख सामने आई है। ताहम यह भी कहा जा रहा है कि वो अपने गुलाम खास काजी फायज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अलविदाई डिनर में शिरकत के बाद, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने से पहले पहले अमेरिका चले जाएंगे। ये इतलात भी है नाजरीन कि मियां नवाज शरीफ के मशवरे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने इस लड़ाई को अब मजीद तूल ना देने का फैसला कर लिया है, और इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालते ही मुल्क में एक वसीउल बुनियाद पॉलिटिकल डायलॉग होगा, और फरवरी मार्च 2025 में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चारों वज़राए आला असम्बलियाँ तोड़कर इस्तीफे दे देंगे, और फिर तमाम फरीकों और स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल निगरान हुकूमतों और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले एक बार फिर हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो का आगाज़ नाज़रीन, जो तफसील का आगाज़ है, वो हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश से करते हैं कि 5 अक्टूबर की रात क्या हुआ और कमीज़ कैसे फटी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उनके ज़रिए ज़राए का ये कहना है कि जो गंडापुर हैं वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे जब से वो पेशावर और सवाबी से उनका काफिला चला था। ज़राए का ये कहना है कि नाज़रीन, जब जो काफिला है उसने अटक पुल पार किया, उसके बाद फिर जो रास्ते में पत्थरगढ़ वाली जो रुकावट है वो अबूर की, और फिर जब कटी पहाड़ी वाला एक खौफनाक तसादुम जारी था और हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ गया कि हम इस पर काबू नहीं पा सकते, दूसरी तरफ जो पंजाब और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो कारकुन थे उन्होंने भी डी चौक तक तमाम रुकावटें अबूर करके वहाँ पर अपना मेला लगाया हुआ था, और वहाँ भी शदीद एहतजाज और आंसू गैस की शेलिंग और झड़पें जारी थी। तो ये खौफ पैदा हो गया कि अभी से डी चौक में ये सूरत हाल है, अगर ये काफिला भी पहुँच गया तो फिर तो बांग्लादेश वाले मनाजर होंगे, तो इसलिए कोई दरमियानी राह निकाली जाए। इसलिए ज़रा कहते हैं कि जो कमीज़ है वो 33% 4 फरवरी की रात को ही फट गई थी, बाकी 66% फिर वो 5 फरवरी की रात को फटी। उसकी अब तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अटक, पत्थरगढ़, कटी पहाड़ी, बुरहान इंटरचेंज, ये सारी रात जो मुज़ाहमत होती रही, और कटी पहाड़ी का जो मार्का है वो हम आपको बता चुके हैं, डी चौक में भी जो कुछ हुआ वो बता चुके हैं कि बिल्कुल उन्हें अब नज़र आने लग गया था कि ये तो ढाका बनने जा रहा है इस्लामाबाद। हमारी एक वीडियो भी आपको नाज़रीन याद होगी, कुदरत खुदा की ये है कि हमने भी यही सुर्खी लगाई थी कि इस्लामाबाद में ढाका वाले मनाजर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाज़रीन फिर इस मौका पर लाहौर हंगामी तलबी हुई। अब हम वो अंदर की स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ उस मुकाम तक हम पहुँच गए हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो घबरा कर लाहौर चले गए थे, ये बात नहीं है। उन्हें फिर नवाज शरीफ ने, इस हद तक तो सही है कि सूरत हाल से घबरा कर वो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने फिर उन्हें तलब कर लिया था, क्योंकि उन्हें ये इत्तला मिल गई थी कि जो मामलात हैं वो कंट्रोल से तेज़ी के साथ बाहर होते जा रहे हैं। तो जो 4 अक्टूबर की रात सलाह मशवरे का जो मरकज़ है वो जाती उमरा था, जहाँ पर राना सनाउल्लाह,
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और पीपल्स पार्टी के कुछ अहम लोग वहाँ पर मुशावरत करते रहे, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, जब ये सारा सूरत हाल सामने आई तो उस वक़्त नवाज शरीफ ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब इस लड़ाई को मज़ीद बढ़ाया न जाए और इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये उनका पुराना मौक़िफ़ है। 1.5-2 माह पहले भी जब मरी में इजलास हुए थे तो उस वक़्त भी नवाज शरीफ ने कह दिया था कि जी ये अब हुकूमत हमसे नहीं चलने वाली, आप इससे जान छुड़वाएं और एक नए आम इंतखाबात की तरफ जाएं। जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं उन्हें याद होगा। तो नाज़रीन, जब नवाज शरीफ ने भी फैसला दे दिया तो फिर जो गंडापुर है उनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलाया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप सुबह वहाँ तशरीफ़ लाएं। जब ये रात गए, ये उनसे राब्ता हो गया तो आपको याद होगा कि फिर कटी पहाड़ी वाली फतह हासिल करने के बाद फिर काफ़िले ने रात को वहाँ पर क़याम किया और जो मेन काफ़िला है वो अभी सस्ता ही रहा था कि जो गंडापुर हैं वो एक मुख्तसर काफ़िले के साथ, क्योंकि वो तो बड़े पुरजोश हो गए थे कि जी अब तो राब्ता हो गया है, हुण बस समझो काम हो गया है। तो इस जोश और जज्बे में कि उन्हें वो बुला रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमें फतह हासिल हो गई है। तो शायद अब 100% हमारी शराइत ही मानी जा रही हैं और मैं खान के सामने सुरखरू हो गया हूँ। तो उन्होंने ये जो वादा करवा के उनके साथ कि फिर मेरे पूरे काफिले को आप वहाँ जाने से नहीं रोकेंगे डी चौक, इस शर्त पर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये काफिला डी चौक नहीं पहुँचेगा इमरान खान हमसे बात ही नहीं करेगा। ये वीडियो भी नाज़रीन हमने आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि उन दिनों में भी ये खबर बाहर निकली थी जिसमें हमने आपको बनाया था कि भाई ये किसने किसको मामू बनाया और ये किस तरीके पूरी एक वीडियो थी। तो ये शर्त फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी मान ली, हालत उसकी भी ख़राब थी, हुकूमत की भी ख़राब थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो बाकी काफ़िला है उसे डी चौक आने देंगे, आप जल्दी से ना फ़ौरन पहुँचें खैबर पख्तूनख्वा हाउस। तो बाकी सारी कहानी आपको पता है नाज़रीन के फिर अफरा तफरी में गंडापुर ने अपने असल काफ़िले को पीछे छोड़ा, एक छोटी सी हाज़री डी चौक में लगवाई क्योंकि उस हाज़री के बगैर खान ने इसे अडयाला जेल में ही नहीं घुसने देना था। तो इसलिए वहाँ हाज़री लगवा के ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो हुआ और जो रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन किया उसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि मामला 100% तय तो नहीं हुए थे, सिर्फ एक जहन बना था, तो इसलिए ये चांस भी था कि ये मामला हो सकता है तय ना हो। तो उस सूरत में जो डायलॉग या मुज़ाकरात का जो तासुर पैदा होना है वो एक तरफ अगर पीटीआई के लिए नुकसानदेह था तो खुद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नुकसानदेह था। और मुज़ाकरात का उसूल यही होता है कि जब तक अफ़हाम व तफ़हीम हतमी ना हो जाए दोनों फरीक अपनी जगह पर डटे रहते हैं। तो इसलिए जो मुज़ाकरात अब शुरू होने वाले थे उनको कैमोफ्लाज करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया खैबर पख्तूनख्वा हाउस में और तोड़ फोड़ भी की गई और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया लोगों के सामने। और जब सब लोगों को गिरफ्तार करके उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उस पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया तो फिर गंडापुर को वहाँ से लेकर एक सेफ हाउस में ले जाया गया और उनसे कहा गया कि आप खान को मनाएं कि वो ये एहतजाज ख़त्म करें। तो गंडापुर ने कहा कि जनाब मैं खान को नहीं मना सकता क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। इस बात को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी समझती थी। फिर अपनी कुछ प्रपोजल्स देकर गंडापुर को और वजीर दाखिला मोहसन नकवी को फिर अडयाला जेल भिजवाया गया। ये पहली सफारतकारी थी, ज़राए का ऐसा कहना है, जो रात के पहले पहर यानी रात के शुरू में हुई। उधर आपको पता है कि जब वो काफिला पहुंच गया था खैबर पख्तूनख्वा वाला भी डी चौक पर, तो वहां जो मनाजर थे वो कटी पहाड़ी से भी ज्यादा जोरदार हो गए थे और जो सोशल मीडिया था उस पर वो सब कुछ दिखाया भी जा रहा था कि पाक फौज भी एक साइड पर हट गई थी। रेंजर्स और पुलिस और बख्तरबंद गाड़ियां जोर लगा लगा कर और आंसू गैस की खौफनाक शेलिंग कर करके थक गए थे और शदीद बारिश भी इन कारकुनों का रास्ता नहीं रोक सकी थी। और इसकी लाइव कवरेज
नवाज शरीफ को भी हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट को भी हो रही थी, वजीर आजम को भी हो रही थी। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से जो कमीज है वो मजीद फट गई। और जो कहा जा रहा है नादरीन कि एक तरफ यहाँ ये झड़पें जारी थी तो दूसरी तरफ अडयाला जेल में मुज़ाकरात की मेज़ पर फिक्री झड़पें जारी थी। जब खान ने जो पहली सफारतकारी गई, पहला पैगाम गया गंडापुर और मोहसन नकवी का, और इमरान खान ने इनकार कर दिया जो शराइत इब्तदाई तौर पर पेश की गई, तो फिर उसके बाद राब्ता किया गया बैरिस्टर गौहर से और असद कैसर से। फिर जो ज़राए कहते हैं, जो नई ये खबर आई है जिसकी अब हम तफसील आपको बयान कर रहे हैं, कि फिर गंडापुर के साथ बैरिस्टर गौहर और असद कैसर भी दूसरा पैगाम लेकर गए। लेकिन इमरान खान ने ये जो एहतजाज है इसे पोस्टपोन करने से एक बार फिर इनकार कर दिया, और इस बार भी उन्होंने कहा कि मुझे चूंकि आप लोगों पर एतबार नहीं है, आप लोग मेरे से कमिटमेंट्स करके उससे विड्रा कर चुके हो बार बार, तो इस बार फिर आप मेरे साथ यही हरकत कर सकते हैं, इसलिए मैं इस आपकी ये जो शराइत हैं इन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद ज़रा ये कहते हैं कि जब तीसरी सफारतकारी तकरीबन आधी रात से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, जब तीसरी सफारतकारी गई और उसमें फिर मोहतरमा अलीमा खान को साथ ले जाया गया और उन्हें कहा गया कि आप भाई को समझाएं। इमरान खान का नाज़रीन मौक़िफ़ चूँकि असूली था, इसलिए जो पार्टी क़यादत है, गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं और मोहतरमा अलीमा खान हैं, वो उन्हें मजबूर नहीं कर रहे थे कि आप जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आप अनाउंसमेंट कर दें कि एहतजाज ख़त्म है। तो चूँकि मौक़िफ़ इमरान खान का दुरुस्त था कि ये बाद में उस पर पूरा नहीं उतरते जो कमिटमेंट्स करते हैं, और चूँकि अगर आज हम एहतजाज मुलतवी कर देंगे तो फिर नया एहतजाज हम नहीं कर सकेंगे। इमरान खान की फ़हमो फ़रासत की तो अब कोई मिसाल नहीं रही इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद। और जो हम आपको बताते हैं कि 250 किताबें वो दुनिया के इनकलाबात पर, दुनिया की जो अहम शख्सियात हैं, बड़े फातहीन हैं, बड़े इनकलाबी हैं, कुरान पाक पर, सीरत नबी पर वो पढ़ चुके हैं, और फिर वो जो समझ लें कि तजर्बात की भट्टी में वो कुंदन भी बन चुके हैं। इसलिए इस बार उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर वैसी ही जांबाजी का मुजाहरा किया जिसका मुजाहरा दूसरी तरफ डी चौक में उनके कारकुन कर रहे थे। तो नाज़रीन बिल्कुल जब बेबस हो गई हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी, तो फिर एक दरमियानी राह निकाली गई। वो दरमियानी राह क्या थी? क्योंकि हैट्रिक हो चुकी थी खान के इनकार की, और इससे ज़्यादा अब हुकूमत बिल्कुल मज़ीद ज़ोर नहीं दे सकती थी, क्योंकि जो उसकी बची खुची कमीज़ थी वो भी फट चुकी थी 66%। तो यूँ समझ लें कि फिर उस वक्त तक 100% कमीज़ फट गई और फिर हुकूमत ने घुटने टेक दिए, क्योंकि एक तरफ डी चौक पर सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल से मुकम्मल बाहर थी, तो दूसरी तरफ अडयाला जेल में भी कप्तान कंट्रोल से मुकम्मल बाहर था। ज़राए का दावा है नाज़रीन कि इस मरहले पर काजी फाइज ईसा को तोसी न देने, आईनी तरमीम न करने और फरवरी मार्च में नए आम इंतखाबात के वादे कर लिए गए। सबसे हैरान कुन मंजर ये था कि खान ने कह दिया था कि आप वादे तो कर रहे हैं लेकिन आप पर मुझे एतबार नहीं, इसलिए अब मेरी तरफ से कोई ऐलान नहीं होगा, न सीज फायर का और न ही किसी मुफाहमत पर इत्तेफाक का। आप भी अपने अमल से साबित करें कि इस रोड मैप पर अमल दरामद हो रहा है और होगा। हम भी अपने अमल से साबित करेंगे कि इस रोड मैप पर अमल होगा, और हम वफाकी दारुल हुकूमत में जो शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास होने जा रहा है इसमें कोई बड़ी रुकावट नहीं डालेंगे। यूं नाज़रीन पीटीआई ने अगले रोज अपने एहतजाज गैर एलानिया तौर पर ख़त्म कर दिए, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के तकर्रुर, काजी फाइज ईसा की रुखसती, अलविदाई डिनर और पेंशन फाइल की तैयारी पर काम शुरू कर दिया, और इसकी इत्तला भी हर तरफ चली गई।
اور جو آئینی ترمیم ہے اس کو بھی شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کے بعد تک ملتوی کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ چونکہ عمران خان کا موقف تھا کہ سابقہ بد عہدیوں کی وجہ سے وہ احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان نہیں کریں گے، اس لیے ان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ خود پی ٹی آئی وکلا نے بھی اس حوالے سے تعاون کیا، اور جو کیسز کی جو تاریخ تھی وہ 19 تاریخ تک سماعت ملتوی کرنے کی درخواست عمران خان کے وکلا کی طرف سے بھی چلی گئی، جو بڑا مخمصہ تھا، جو ہمیں اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انہوں نے درخواست کیوں دی ہے۔ اب یہ جو تمام گراؤنڈ پہ ورک ہوا ہے وہ اس ساری اسٹوری کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیں بھی یہ 100% درست لگ رہی ہے۔ ناظرین، کنفیوژن ان چیزوں کی وجہ سے پھیلا، آپ سمجھتے ہیں کارکن بھی کچھ بددل ہوئے، کچھ قیادت بھی بددل ہوئی، کچھ عوام بھی بددل ہوئے، لیکن اب جب اس بڑی فتح کے جو اصل فتح ہے جب وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی، جب جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، قاضی کے اعزاز میں الوداعی تقریب بھی ہو جائے گی اور آئینی ترمیم بھی نہیں ہوگی، تو پھر جو یہ غصے ناراضگیاں ہیں کارکنوں کی، لیڈروں کی، میڈیا کی، میری، آپ کی، یوٹیوبرز کی، وہ ساری دور ہو جائیں گی۔ گنڈا پور نے سب سے دلچسپ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ گنڈا پور نے اس عرصے میں اپنے غائب رہنے کی جو کہانی سنائی، اس نے بھی بڑا مسئلہ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے پھر پی ٹی آئی کو جو مزید نقصان ہوا اور گنڈا پور کو بھی نقصان ہوا، اس کی وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کہانی ہے انہوں نے کسی سستے اسٹوری رائٹر سے لکھوائی، یا پھر انہوں نے یہ خود ہی گھاڑ لی پیسے بچائے۔ انہیں چاہیے تھا کسی سے مشورہ کرتے سیانے آدمی سے کہ بھی میں اب کیا بہانہ بناؤں کہ میں اتنا ٹائم کہاں رہا ہوں۔ تو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب عمران خان کا ابھی بھی رابطہ ہے، اس جو پس منظر میں یہ معاملات چل رہے ہیں اپنی بہنوں کے ذریعے، اور جو ان کی بہنوں کی ریمانڈ میں توسیع دی گئی ہے، پہلے 1 دن کی پھر 2 دن کی مزید اور اعظم سواتی کا جو ریمانڈ 3 دن کا رکھا گیا ہے، اس کے پس منظر میں بھی یہی بات ہے کہ اعظم سواتی اور محترمہ علیمہ خان اس وقت بھی خان کے رابطے میں ہیں اڈیالہ جیل میں، اور یہ ساری جو معاملات طے ہو گئے ہیں، جو اب یہ رعایتیں دے دی گئی ہیں، ان پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں، آخری بات یہ ہم کر رہے تھے کہ جب عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ اس نے ایک فلمی کہانی گھڑی ہے کہ جناب اس طرح میں گیا اور میں پہاڑی کے اوپر سے چڑھا، پھر میں نیچے اترا، پھر میں 12 اضلاع سے ہو کر گیا، تو کہتے ہیں کہ خان بھی بڑا ہنسا اور اس نے کہا کہ یہ تو جو شیر افضل مروت ہے اس سے بھی زیادہ موٹی عقل کا بندہ ہے، اس سے کہانی بھی تیار نہیں ہو سکی صحیح طریقے کی۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔